एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट MCQ। आज हम इससे जुड़े सभी महत्वपूर्ण MCQ के बारे में बात करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा समकालीन दक्षिण एशिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इसलिए इसके MCQ को भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आप नोट्स, प्रश्न उत्तर के सॉल्यूशन आदि को फ्री ऑफ कॉस्ट पाना चाहते हैं तो आप lastdout.com पे जाएं, जहां से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सभी प्रकार के नोट्स आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कहता है दक्षिण एशिया संघ, जिसे साउथ एशियन यूनियन कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और इसमें जो देश हैं उनका नाम है भारत, भूटान, नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका तथा पाकिस्तान। यहाँ पे मैंने चीन का नाम इसलिए नहीं दिया है क्योंकि दक्षिण एशिया के देशों में चीन जो है वो नहीं आता है। चीन हमारे दक्षिण एशिया के देशों में नहीं आता। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या चीन दक्षिण एशिया के हिस्सेदारी में आता है, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि नहीं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है दक्षिण एशिया संघ का मूल उद्देश्य क्या है? अगर दक्षिण एशिया संघ बनाने के पीछे अगर मूल उद्देश्य की बात की जाए, क्यों बनाया गया इसे? दक्षिण के देशों की आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। ये जितने भी देश आते हैं ना दक्षिण एशिया में, इनके इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत ज्यादा बूस्ट करने के लिए ही यहाँ पे दक्षिण एशिया संघ का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली? तो भारत ने जो शांति सेना श्रीलंका में भेजा था, पहले तो आप ये जान लीजिए कि शांति सेना किसे कहते हैं। तो गांधी जी के विचारों पर इस सेना का निर्माण हुआ था। ये जो सेना है वो गांधी जी के अहिंसा वाले विचारों पे काम करते हैं। इसे श्रीलंका भेजा गया था 1990 में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दक्षिण एशिया में मूलतः कितने देश आते हैं? तो दक्षिण एशिया में जो देशों की संख्या है वो है 7। याद रखिएगा, दक्षिण एशिया में देशों की जो संख्या है वो 7 देशों की संख्या है। अगला प्रश्न हमारा कहता है नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? 2006 ईस्वी में नेपाल में राजतंत्र को खत्म कर दिया गया और लोकतंत्र की स्थापना हुई। अगर आपसे कोई पूछे कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई, तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2006 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच जो आतंकवादी लड़ाइयां चल रही थी या जो मनमुटाव था, इसके लिए शिमला समझौता हुआ था जो 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? शुरुआत में जब नेपाल बना था तो ये हिंदू राष्ट्र था और अभी तक भी अगर आप लगभग देखें तो नेपाल में ज्यादातर हिंदू धर्म के लोग ही आपको मिलेंगे, हिंदू मान्यता वाले लोग मिलेंगे। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रारंभ में, शुरुआत में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था, तो आप वहां पे बताएंगे कि शुरुआत में नेपाल हिंदू राष्ट्र था। अगला प्रश्न हमारा कहता है श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशिक से कब आजाद हुआ? मतलब जो श्रीलंका था वो अंग्रेजों की गुलामी से कब आजाद हुआ? 1948 में श्रीलंका अंग्रेजों से आजाद हो गया था। हम 1947 में आजाद हुए थे। हम कहने का मतलब है भारत 1947 में आजाद हुआ था और 1948 में श्रीलंका आजाद हो गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां सार्क सम्मेलन काठमांडू में हुआ। काठमांडू नेपाल में है। नेपाल की राजधानी भी आप कह सकते हैं काठमांडू है, तो काठमांडू में ही 18वां सार्क सम्मेलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? 1986 में भारत ने अपने शांति सेना को श्रीलंका भेजा था लिप्टे के विचारों को समझने के लिए और उन्हें समझाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा आजादी के बाद बांग्लादेश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित हुई? तो जब भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया, युद्ध करके बांग्लादेश को आजादी दिलवाई, फिर वहां पर धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी शासन की स्थापना हो गई और आज तक यही चलता आ रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पीओके के नाम से जानते हैं। देखिए पीओके क्या है? तो जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पे कब्जा कर रखा है। आधा आपको पता है कि हमारे भारत में, जिसे हम जम्मू कश्मीर के नाम से जानते हैं, आधा जो पाकिस्तान है उस पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, जिसे पीओके के नाम से जानते हैं।
जानते हैं। तो पीओके की अगर राजधानी आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षेस, जिसे इंग्लिश में हम सार्क के नाम से जानते हैं। ध्यान से समझिए, हिंदी में दक्षेस है और इंग्लिश में सार्क है। इसकी स्थापना कब हुई, कब इसका निर्माण हुआ? इसका निर्माण हुआ था 1985 में, 1985 में दक्षेस यानी कि सार्क का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षेस की स्थापना कितने देशों के सहयोग से किया गया था? मतलब जब दक्षेस का निर्माण हुआ उस समय उसके अंदर कितने देश थे? 7 देशों के साथ दक्षेस का निर्माण किया गया। मतलब आप कह सकते हैं 7 देश जो है इसके संस्थापक देशों में आते हैं, जिसके साथ दक्षेस यानी सार्क की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा कहता है लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिट्टे, यही वो संगठन है जो श्रीलंका में है और ये भारतीय मूल के लोग हैं, जो तमिलनाडु के लोग हैं, जो श्रीलंका में जाके रह रहे हैं और वहां पे अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे हैं। टाइगर्स ऑफ तमिल इलम श्रीलंका के किस प्रकार का संगठन है? ये उग्र राष्ट्रवादी तमिल संगठन है। ये बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत जल्दी लड़ाई मारपीट करने पे उतारू आ जाते हैं, लेकिन ये रहने वाले भारत के तमिलनाडु मूल के हैं जो वहां पे जाके बस गए हैं। आगे की स्लाइड में हम देखते हैं अगला प्रश्न कहता है दक्षेस का मूल आधार क्या है? जो दक्षेस का निर्माण किया गया उसका मूल आधार क्या है? देशों के बीच परस्पर विश्वास, मतलब एक दूसरे के ऊपर बिलीव वाला सिस्टम बनाना, एक देश दूसरे देश पे अपना विश्वास करके रहेगा। शांति के द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं पे समाधान देना, कोई लड़ाई नहीं करेगा एक देश दूसरे देश से। अगर कभी कोई बातचीत हो जाती है तो उसे आराम से बैठ के टेबल पे हम इसे समझा सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? 2004 ईस्वी में साफ्टा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? दक्षेस का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश के अंदर ढाका, जो इसकी राजधानी है, ढाका में इसका पहला सम्मेलन हुआ था। किसका? दक्षेस का। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दक्षेस का जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है, वो काठमांडू में है, जो नेपाल के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा अभी एक देश नहीं है? देखिए हांगकांग को ना अभी देश की मान्यता नहीं मिली है। हांगकांग जो है हालांकि बहुत ही अच्छा शहर है, बहुत ही इसकी टेक्नोलॉजी हाई है, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था भी कमजोर नहीं है, लेकिन इसे ना अभी एक देश का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि हांगकांग देश है तो वहां पे आप बताएंगे नहीं, हांगकांग को अभी देश का दर्जा नहीं प्राप्त है। अगला प्रश्न हमारा कहता है 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये भी काठमांडू में हुआ था। काठमांडू जो नेपाल के अंदर है, यहाँ पे 18वां सार्क सम्मेलन शुरू हुआ था, मतलब यहीं पे 18वां सार्क सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? देखिए इंडोनेशिया जो है वो आसियान का सदस्य है, फिलीपींस भी आसियान का सदस्य है, सिंगापुर भी आसियान का सदस्य है। श्रीलंका और या भारत जो है अभी तक आसियान का सदस्य नहीं बना है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि भारत भी आसियान का सदस्य बन जाए, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह दौरा चल रहा है आसियान के देशों में। अभी वो कंबोडिया, सिंगापुर इत्यादि देशों पे घूम के आए हैं और आसियान के साथ बहुत सारे समझौते किए हैं अपने व्यापार को लेके। तो ये दिन ज्यादा दूर नहीं है कि आसियान भी हमारे साथ काम करेगा और हम आसियान के साथ जुड़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षिण एशिया का कौन सा देश नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है? श्रीलंका। श्रीलंका में जो हमारे यहाँ के तमिलनाडु मूल के जो लोग जाके बस गए हैं, जिनका नाम लिट्टे है, इसी कारण से इसे हम नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित देश के श्रृंखला में रखते हैं। ये श्रेणी जो है वो नस्लीय पीड़ित है। अगला प्रश्न हमारा कहता है सार्क का मुख्यालय काठमांडू। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी सी बदलाव है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे अगर पूछा जाए सार्क का मुख्यालय या दक्षेस का मुख्यालय तो आप बताएंगे काठमांडू में है, जो नेपाल के अंदर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? हमारा भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश में आता है। दक्षिण एशिया के अगर इन सभी 6-7 देशों की बात कर ली जाए तो उसमें सबसे बड़ा देश जो है वो हमारा भारत ही है। अगला प्रश्न है हमारा पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हस्ताक्षरित हुआ था? भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर पूछा जाए पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो वहां पे आप बताएंगे भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। अगला प्रश्न हमारा कहता है
राष्ट्रीय पंचायत किस देश का संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत जो है वो नेपाल का संसद है। राष्ट्रीय जो पंचायत है इसी के माध्यम से वहां पे सेनेटर कह लीजिए, MP कह लीजिए, सांसद कह लीजिए, इत्यादियों का काम लिया जाता है। इसका सही उत्तर जो है वो नेपाल है। अगला स्लाइड में हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया है? तो वो रूस है। देखिए, ये निषेधाधिकार का मतलब होता है वीटो पावर। आपको पता है ना, सुरक्षा संघ के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया और चीन, इन सभी ने जो वीटो पावर लगाया है उसमें सबसे ज्यादा वीटो पावर लगाने वाला देश रशिया ही है। कितनी बार लगाया है? 122 बार इसने वीटो पावर का उपयोग किया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उग्र तमिल राष्ट्रवाद का विस्तार कब हुआ, तो ये 1983 में हुआ। क्यों हुआ? कि देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके साथ जुड़ जाता है। तमिलनाडु मूल के रहने वाले एक नाम बहुत ज्यादा सामने आता है, प्रभाकरन। प्रभाकरन एक ऐसा व्यक्तित्व था जो श्रीलंका में अपनी बहुत बड़ी फौज कायम कर दी थी इनलिट्टे के लिए। 1983 में उसका वर्चस्व इतना था कि वहां उनसे लोहा लेने के लिए श्रीलंका के सेना भी सामने नहीं आते थे। 1983 की ही बात है जब तमिल राष्ट्रवाद की आवाज बुलंद होना शुरू हो गया था श्रीलंका के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ? 1988 से 1991 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में लोकतंत्र आ गया था। लोकतंत्र कहने का मतलब है जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षेस के किस सम्मेलन में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुआ? 2000 ईस्वी में जो दक्षेस का सम्मेलन हुआ ना, उसमें मुक्त व्यापार संधि पर भी हस्ताक्षर किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है श्रीलंका में शांति सेना किस वर्ष वापस बुलाई गई? 1989 में श्रीलंका से शांति सेना वापस बुला लिया गया था। जो श्रीलंका में शांति सेना हमारे भारत से भेजा गया, उन्हें वापस बुलाने का काम 1989 में हुआ था। 1989 में शांति सेना को वापस बुला लिया गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव एवं श्रीलंका जो है वो दक्षिण एशिया के देशों के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है मालदीव में सल्तनत समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1968 ईस्वी में सल्तनत को समाप्त कर दिया गया और यहाँ पर फिर से गणतंत्र की स्थापना कर दी गई और आज तक यहाँ पे गणतंत्र ही चलता आ रहा है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस चुनाव के पश्चात मालदीव का लोकतंत्र मजबूत हुआ? सन 2005 में जब जहाँ पे चुनाव हुआ तो यहाँ पे गणतंत्र जो है, जो जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है, वो बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसे श्रीलंकाई सेना के साथ सशक्त संघर्ष कब से कर रहा है? ये 1983 से ही कर रहा है। 1983 से श्रीलंका की सेना और लिट्टे की सेना के बीच में आपस में झड़प चलता आ रहा है। आइए हम आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ और बांग्लादेश को कब मुक्ति मिली? इसका जो सही उत्तर है वो है 1971, क्योंकि भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध जो है वो 1971 ईस्वी में हुआ, जिस युद्ध के बाद बांग्लादेश जो है वो आजाद हो गया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है? तो श्रीलंका जो देश है ना, उसका इकोनॉमिक सिस्टम बहुत मजबूत था, लेकिन यहाँ पे आपको अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो सिलेबस के हिसाब से आपको ये देखना पड़ेगा कि जो उत्तर है वो श्रीलंका है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अभी कुछ दिनों से ना श्रीलंका में बहुत ही उठापटक चल रहा है। उनके राजनीतिक स्तर, इकोनॉमिक सिस्टम सब बर्बाद हो गया है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया कि वहाँ के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े बड़े जो दिग्गज नेता सुप्रीमो हुआ करते थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। और महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे दूध 1200 रुपए किलो, पेट्रोल 2700 किलो, मैगी का एक छोटा सा डब्बा जो है वो 370 रुपए का मिलता था। इस तरह से वहां पे महंगाई बहुत बढ़ गई। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से, आपके बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद श्रीलंका का अधिक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस देश को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है? मैंने बार बार आपको शुरुआत से बताया है कि जो चीन देश है, जो चीन हमारा पड़ोसी देश है, इसको ना दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। दक्षिण एशिया का अंग इसे नहीं समझा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है
संपूर्ण एशिया पद कितने देशों को इंगित करता है? 6 देश। संपूर्ण एशिया के अंतर्गत 6 देश आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 6 देश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और यही 6 देश हैं जो संपूर्ण एशिया पद को निरूपित करता है, इंगित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में किस तरह का शासन है? तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक एवं सैनिक शासन दोनों है। बांग्लादेश में तो अब नहीं कह सकते क्योंकि बांग्लादेश में अब लोकतांत्रिक गणराज्य है, वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्रजातंत्र है। लेकिन पाकिस्तान का तो कुछ कह नहीं सकते, यहाँ पे कब लोकतांत्रिक है और कब सैन्य शक्ति है इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया सकता। इसके बाद भी मैं आपको बता दूं, अगर पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार भी रहती है तो वहां के भूस्वामियों का वर्चस्व ज्यादा होता है, पूंजीपति लोगों का वर्चस्व ज्यादा होता है, सैन्य शक्तियों का वर्चस्व ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप वहां पे कह सकते हैं कि वहां पे ना मतलब सैनिक का ही शासन होता है। लोकतंत्र होने के बाद भी वहां पे सैनिक का ही शासन होता है। अभी 2 महीने 3 महीनों से पाकिस्तान का भी जो उठा पटक है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा लोग इधर से उधर अफरा तफरी मचा रखे हैं। कल जब मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें दिखाया जा रहा था कि पाकिस्तान की आर्मी ने 6 टैंक को इस्लामाबाद के सड़कों पे उतार दिया है। मतलब यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है, पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन का तख्ता पलटकर किन वर्ष में सैनिक शासन को पुनः स्थापित किया गया था? 1999 ईस्वी में क्या हुआ कि जो लोकतंत्र का सरकार था उसे हटाकर वहां पे फिर से सैन्य शक्ति को ले आए, वहां पे फिर से सैन्य शक्ति वर्चस्व में आ गया। और ये अक्सर होता रहता है पाकिस्तान में, वहां पे लोकतांत्रिक सरकार को हटाना और सैन्य शक्ति को वर्चस्व में लाना, ये निरंतर चलता रहता है। अभी आपको बता दूं 2-3 महीने पहले वहां पे लोकतंत्र में इमरान खान का सरकार था। इमरान खान का सरकार को तख्ता पलटकर नए प्रधानमंत्री, नए वजीर आजम, नए सुप्रीमो का निर्माण किया गया है वहां पे फिर से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में नेपाल राजतंत्र से मुक्त हुआ? 2006 ईस्वी में ना नेपाल जो है वो राजा का जो वहां पे शासन हुआ करता था उससे वो मुक्त हो गया, वहां पे प्रजातंत्र आ गया और अभी तक वहां पे प्रजातंत्र ही चल रहा है। तो आप कह सकते हैं 2006 ईस्वी में नेपाल जो है वो राजतंत्र से मुक्त हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कौन कौन से देशों ने मिलकर सन 1967 में आसियान की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI लीजिए आप इसको। आसियान जो संगठन है, मैंने आपको आसियान के बारे में पढ़ाया है, यदि आपने नहीं पढ़ा तो वीडियोस को जाके देखें, चैप्टर में सारी डिटेलिंग की गई है, सारी चीजों को अच्छे से समझाया गया है। MCQ में भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप मैं बता दूं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड जो है वो आसियान के संस्थापक देश हैं। इन्हीं देशों के साथ 6 देशों के साथ उनका निर्माण किया गया था। शुरुआत में जब आसियान बना तो यही देश थे, लेकिन बाद में जाके उसमें और भी देश शामिल हुए थे। लेकिन अगर आपसे संस्थापक देश या शुरुआती समय की बात की जाए तो मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस और थाईलैंड ही वो देश है जिन्होंने आसियान की स्थापना करने में मदद की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने सन 1991 में पूरब की ओर नीति को अपनाया था? भारत ने 1991 में क्या किया, अपने आप को पूरब की ओर चलो नीति से जोड़ा। बाद में जाके बांग्लादेश और श्रीलंका में इसके साथ जुड़ गए, लेकिन 1991 की अगर बात किया है तो सर्वप्रथम भारत ने पूरब की ओर चलो नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न हमारा कहता है, देखिए अब हमारे सारे प्रश्न हो चुके हैं समाप्त। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपके इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट MCQ थे मैंने वो आप सभी के लिए प्रस्तुत कर दिया है। आप लोग आसानी से उसे पढ़ के याद कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।